नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछली कक्षा में हम समास के विषय में अध्ययन कर रहे थे और समास में हमने समास के भेद समझ लिए थे। आज हम समास का प्रथम भेद अव्यय भाव को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रकरण की ओर। अव्यय भाव समास, ऐसा समास, अव्यय भाव समास की परिभाषा को समझ लेते हैं। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, जिसका क्या प्रथम पद प्रधान हो, क्या हो, प्रधान हो, तथा साथ ही साथ प्रथम पद ही अव्यय या अविकारी भी हो। क्या हो, अव्यय या अविकारी भी हो। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद ही अव्यय या अविकारी होता है, ऐसा समास अव्यय भाव समास कहलाता है। इसके पूर्व पद में हम बे, हर, अनु, यथा आदि उपसर्ग शब्दों का प्रयोग करते हैं और इनके प्रयोग से, पूर्व पद में इनके प्रयोग से अव्यय भाव समास का निर्माण करते हैं। अव्यय भाव समास के लिए हम निम्नलिखित 5 कंडीशनों का अध्ययन करेंगे। तो उसमें पहली कंडीशन जो होगी वो होगी उपसर्ग की सहायता से। किसकी सहायता से? उपसर्ग की सहायता से। जैसे हम दिन के लिए दिन के सामने प्रति उपसर्ग लगा दें तो प्रतिदिन हो जाएगा, उपसर्ग लगने से बना। दूसरा, बे खटके के सामने बे लगा दिया तो बे खटके हो गया। पेट के सामने भर लगा दिया, भर पेट हो गया। गमन के सामने अनु लगा दिया, अनुगमन हो गया, अनुचर हो गया। बेधड़क हो गया। हर घड़ी हो गया, हर पल हो गया। और भी आदि, जैसे सपरिवार, परिवार के साथ यहाँ पे से उपसर्ग लगाए। ऐसे बहुत सारे जब उपसर्ग की सहायता से हम प्रयोग करते हैं तो पहली कंडीशन अव्यय भाव समास की क्या है? उपसर्ग की सहायता से बनाए गए शब्दों में अव्यय भाव समास होता है। जैसे प्रति, बे, भर, अनु, अनु, स, हर, बे। और भी जैसे लिख सकते हैं हम, ये बहुत है। यथा वाला बहुत आता है, यथा अव्यय भाव समास में प्रयोग होता है। यथा समय, अन्य उदाहरण में यथा समय, यथाशक्ति, यथासंभव, आदि, ये सब अव्यय भाव समास के उदाहरण होते हैं। प्रतिदिन यानी कि हर दिन, बे खटके, बिना खटके, भर पेट, पेट भरकर, अनुगमन, गमन करने वाला, अनुचर, बेधड़क, हर घड़ी, हर पल, सपरिवार, परिवार के साथ, यथा समय, समय के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथासंभव, संभवता के अनुसार, अर्थात जितना संभव हो सके। इस तरीके से इनका समास विग्रह हो। पहली कंडीशन क्लियर होगी, मिटो दो। चलिए चलते हैं अगली कंडीशन पर। कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 कहती है अनुकरणात्मक शब्दों की मदद से। कैसे शब्दों की मदद से? अनुकरणात्मक शब्दों की अनुकरणात्मक शब्दों की सहायता से। अनुकरणात्मक शब्द किन शब्दों को कहते हैं?
तो अनुकरणात्मक शब्द आवाज वाले शब्द कहलाते हैं। कौन से? आवाज वाले, अर्थात जिन वस्तुओं की या जिसकी आवाज निश्चित होती है ऐसे शब्द, उनकी आवाज वाले शब्द अनुकरणात्मक शब्द कहलाते हैं। जैसे घड़ी की आवाज क्या कहलाती है? टिक टिक। घड़ी की आवाज यही तो होती है ना, टिक टिक। और पंखे की आवाज यानी कि हवा की आवाज क्या होती है? सरासर। रेल की आवाज क्या होती है? धड़ाधड़। छुक छुक नहीं, वो तो बच्चे करते हैं, धड़ाधड़। पानी की आवाज क्या होती है? टिप टिप। टिप टिप वर्षा पानी है ना, वही वाला टिप टिप। पानी की आवाज टिप टिप होती है। इस प्रकार जहां पर आवाज वाले शब्दों का जिक्र होता है, अर्थात जहां आवाज वाले शब्द प्रयोग होते हैं, वहां पे उन्हें अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। और अनुकरणात्मक शब्दों का प्रयोग भी अव्ययभाव समास में ही किया जाता है। अगली कंडीशन पर चलें। कंडीशन नंबर 3, कौन सी? शब्दों की पुनरावृत्ति। किससे? शब्दों की पुनरावृत्ति की सहायता से। शब्दों की पुनरावृत्ति की सहायता से। किसकी सहायता से? शब्दों की पुनरावृत्ति की सहायता से। शब्दों की पुनरावृत्ति की सहायता से हम कैसे समझेंगे कि ऐसे शब्द जहां पर एक शब्द की दोबारा आवृत्ति हो जाती है, अर्थात वह शब्द पुनः आ जाता है, वहां पे क्या होता है? शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। और जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वो अव्ययभाव समास का उदाहरण होता है। जैसे पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हाँ, पल पल शब्द की पुनरावृत्ति हुई तो यहां पे क्या हुआ? अव्ययभाव समास हुआ। दिनों दिन फिर से शब्द की पुनरावृत्ति हो गई। हाथों हाथ रातों रात, वह तो रातों रात अपना सामान लेकर भाग गया। तो रातों रात भी क्या? शब्द की पुनरावृत्ति हुई, यहां पे क्या होगा? अव्ययभाव समास। जैसे छोटे छोटे, क्या? छोटे छोटे, मोटे मोटे, बड़े खोटे। कौन? बच्चे। पल पल, दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात, छोटे छोटे, मोटे मोटे। अर्थात शब्दों की पुनरावृत्ति भी किसमें होती है? अव्ययभाव समास में। क्लियर है? पहले 3 कंडीशन में कोई दिक्कत हो? चलिए चौथी कंडीशन में चलते हैं। चौथी कंडीशन क्या कहती है? सार्थक निरर्थक शब्दों की मदद से। किनकी मदद से? सार्थक निरर्थक शब्दों की, सार्थक निरर्थक शब्दों की सहायता से। किसकी सहायता से? सार्थक निरर्थक शब्दों की सहायता से बने शब्दों का प्रयोग हम अव्ययभाव समास के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? अव्ययभाव समास के अंतर्गत करते हैं। जैसे चाय वाय, जब घर में मेहमान आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि क्या लोगे? चाय वाय बना लो भाई, कहते हैं ना। पानी वानी, पानी वानी ला दो भाई इसको। रोटी वोटी खिलाओ। हल्का वल्का हो जाओ, थोड़ा बहुत घूम फिर के। कैसे हो जाओ? हल्का वल्का। ये सब क्या है? एक शब्द सार्थक और दूसरा शब्द निरर्थक, अर्थात
जब एक शब्द सार्थक होता है और दूसरा शब्द निरर्थक होता है और दो शब्दों का एक युग्म बनता है तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है, अर्थात सार्थक और निरर्थक शब्दों की सहायता से भी अव्ययीभाव समास बनते हैं। क्लियर होगा? चलिए पांचवी कंडीशन पर चलते हैं। हाँ, पांचवी कंडीशन कौन सी है जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लेकिन देखते हैं क्या है इस कंडीशन के अंतर्गत, है ना? क्या है? यण संधि की सहायता से। किसकी सहायता से? यण संधि की सहायता से। यण संधि की सहायता से। किसकी सहायता से? यण संधि की सहायता से। चलिए भैया, मान लिया कि हमने ये यण संधि की सहायता से तो है, लेकिन यण संधि होती क्या है तो उसको हम जानेंगे जब हम संधि पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। यण संधि का सूत्र होता है इको यणची, अर्थात जब दो शब्दों का, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। और जब ई को य में परिवर्तित कर दिया जाता है, किसमें? ई को य में परिवर्तित कर दिया जाता है, तब वहां पर यण संधि होती है। जैसे प्रति जमा आदि था, प्रति जमा आदि नहीं, प्रति जमा एक। क्या समझे? प्रति जमा एक। तो प्रति एक में ई को ऐसे मिलाया, क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो गया। क्या भैया? यह में परिवर्तित, ई यह में परिवर्तित हो गया, यही यण संधि है। एक और उदाहरण देखेंगे, इति जमा आदि। क्या? इति जमा आदि, तो ये क्या बन जाएगा? इत्यादि। अभी हमको इनसे नहीं लेना है, ये देखना है हमें कि प्रत्येक और इत्यादि यण संधि की सहायता से बने हैं, तो इनमें भी अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। पांचों कंडीशन क्लियर हो गई क्या? उसके अलावा हम थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं एक बार। क्लियर हो गई? चले आगे जी, चलिए चलते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यथा सामर्थ्य। क्या? यथा सामर्थ्य। और क्या लिख सकते हैं? सालों साल होता है ना, हाथों हाथ अभी ऊपर बताया ही था। यथाशक्ति, प्रतिदिन, दिन भर, ये सब क्या है? यथासंभव, प्रत्यक्ष। तो इनमें हम क्या देखेंगे? यथासंभव, संभवता के अनुसार। किसके अनुसार? जितना संभव, जैसा कि संभव हो सके, जैसा संभव हो सके। क्या? जैसा संभव हो सके या संभवता के अनुसार। ये इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह। यथा सामर्थ्य, तो जितना सामर्थ्य हो सके या सामर्थ्य के अनुसार। किसके अनुसार? सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद सालों साल, यानी कि हर साल या प्रत्येक साल, हर साल या प्रत्येक साल, यानी कि साल के बाद। हाथों हाथ, यानी कि प्रत्येक, हर हाथ, हाथ के बाद।
हाथ के बाद या हर हाथ। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, हर एक दिन, हर एक दिन, दिन भर, सारा दिन या पूरा दिन, सारा दिन। और प्रत्यक्ष अक्षी अर्थात आंख, क्या? आंख, आंख के सामने या आगे। कहाँ? आंख के सामने या आगे। इस प्रकार हमने अव्ययी भाव समास की 5 कंडीशन जानी। एक बार देख लेते हैं, अव्ययी भाव समास का रिवीजन कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास ऐसा समास जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है और साथ ही साथ प्रथम पद अव्यय या अभिकारी, एक ही बात है, अव्यय या अभिकारी भी होता है। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत 5 कंडीशनों का हमने अध्ययन किया। पहली कंडीशन उपसर्गों की सहायता से, अर्थात जिस शब्द में उपसर्गों की सहायता का प्रयोग लिया जाता, उपसर्गों की सहायता का प्रयोग किया जाता हो, वे अव्ययी भाव समास का उदाहरण होते हैं। दूसरी कंडीशन अनुकरणात्मक शब्दों की मदद से, जहां पर आवाज वाले शब्द आते हैं वे भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण होते हैं। तीसरी कंडीशन पुनरावृत्ति शब्दों की मदद से, अर्थात जब एक शब्द की पुनः आवृत्ति हो जाती है, एक शब्द दोबारा आ जाता है, वहां पर पुनरावृत्ति की शब्दों की मदद से, जैसे पल पल, दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात, घड़ी घड़ी, पल छोटे छोटे, मोटे मोटे, घर घर, गली गली, सिम सिम, ऐसे करके बहुत सारे। उसके बाद 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन निरर्थक और सार्थक शब्दों की मदद से, जहां पर एक शब्द सार्थक हो और दूसरा शब्द निरर्थक हो, वहां पर भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और 5वीं कंडीशन यण संधि की सहायता से, जैसे प्रत्यक्ष, प्रति जमा अक्ष और इत्यादि, इति जमा आदि, और उसके बाद प्रत्येक, प्रति जमा एक, इन सब में भी क्या है? अव्ययी भाव समास है। 5 कंडीशन हमने पढ़ी, शायद आपके सबके समझ में आया हो, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इस प्रकार हमारा पहला समास अव्ययी भाव समास क्लियर हो गया है। दूसरा समास तत्पुरुष समास हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।